हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग माधव निदान के चैप्टर नंबर 6 पे आ चुके थे, है ना। चैप्टर नंबर 6 पे आ चुके थे। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? अग्निमांद, अजीर्ण, विसूचिका, अल्सक, विलंबिका निदान, है ना। तो बेसिकली इसमें 5 डिसीज़ हैं, ठीक है। तो पहला श्लोक ले लेते हैं। मंद तीक्ष्ण अथ विस्मः समश्च चेति चतुर्विधा कफ पित्त अनिलाग अधिक्य तस्मात् साम्य जठरो अनलः। तो यहाँ जो है जठर अग्नि की बात की गई है कि जठर अग्नि के कितने टाइप बताए गए हैं। तो उन्होंने क्या बोला है? कफ पित्त और वात की अधिकता के कारण, उनकी समता के कारण, ठीक है। जठराग्नि क्रमशः कितने टाइप की बताई गई है? 4 टाइप की बताई गई है ना। ये तो सभी को पता होगा, बहुत बेसिक है, ये फर्स्ट ईयर में सभी ने पढ़ लिया होगा, है ना। कौन कौन सी होती है? कफ से यदि देखा जाए तो मंदाग्नि, पित्त से देखा जाए तो तीक्ष्णाग्नि, वात से देखा जाए मतलब वात की अधिकता है तो विषमाग्नि, और यदि ये तीनों की सम है, यदि ये तीनों सम है तो कौन सी हो जाएगी? समाग्नि होती है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट श्लोक में जो है इन अग्नियों का कार्य बताया गया है। तो क्या बोला गया है कि विषम वाताजानाम, विषम अग्नि जो होती है वो वातज रोगों को, तीक्ष्ण पित्त निमित्तजान, और पित्तज तीक्ष्ण अग्नि जो रहती है वो पित्तजन्य रोगों को, करोति अग्नेस्त्यो मंदो विकारानाम कफ संभवा, और मंदाग्नि जो रहती है वो कफज विकारों को करती है। समाग्नि श्रेष्ठ होती है, समाग्नि कोई विकार नहीं करती, है ना। तो यदि विषमाग्नि है तो वातज विकार होंगे, तीक्ष्णाग्नि है तो पित्तज विकार होंगे, और मंदाग्नि है तो कफज विकार होंगे। इसके साथ उनके लक्षण बताए हैं आगे वाले श्लोक में। समाग्निश्रितः मात्रः सम्यक विपच्यते स्वल्पा अपि नेव मंदाग्ने विस्मो अग्निस्तु देहिनाम। ठीक है, ये जो है क्या बोला है कि समाग्नि वाले व्यक्ति की खाई हुई सम मात्रा भली प्रकार से पच जाती है। समाग्नि श्रिता, देखो सम मात्रा ही खाना है ना। यदि समाग्नि वाला भी विषम मात्रा में खाएगा तो सही से नहीं पचेगा, ठीक है। मंदाग्नि पुरुष की अल्प मात्रा भी नहीं पचती, स्वल्पा अपि नेव मंदाग्ने, ठीक है। मंदाग्नि पुरुष की अल्प मात्रा भी नहीं पचेगी, और विषमाग्नि पुरुष में क्या होगा? कभी पाचन ठीक से हो जाएगा, कभी नहीं होगा। काश्चित पच्यते सम्यकादिनाम विपच्यते, और जिस व्यक्ति को भोजन की सम मात्रा या अति मात्रा सुखपूर्वक पच जाती है उसे क्या बोलेंगे? तीक्ष्णाग्नि बोलेंगे। तो ये लक्षण बताएं कि आप पाचन की क्वालिटी के हिसाब से उनकी अग्नि का कैसे डायग्नोज कर सकते हो। तो यदि सम मात्रा में खा रहा, आराम से पच जा रहा है तो समाग्नि है, कभी नहीं पच रहा, कभी पच रहा है तो विषमाग्नि है, अल्प मात्रा में भी खा रहा है और नहीं पच रहा है तो मंदाग्नि, और बहुत अधिक मात्रा में कुछ भी खा लेता है और पच जाता है तो क्या हो जाएगा? वो तीक्ष्णाग्नि हो जाएगा, है ना। मात्रा चाति मात्रा अप्यसेहा सुखम यश्च विपश्यते। कई बार ये पूरा एक लाइन ऐसे उठ के आ जाती है कि किस अग्नि के बारे में बताया गया है, ठीक है। तीक्ष्णाग्नि उत्तम, समाग्नि श्रेष्ठ उच्यते। समाग्नि को, कौन सी अग्नि को श्रेष्ठ बोला है? समाग्नि को श्रेष्ठ बोला है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्या हो जाएंगे? अजीर्ण के टाइप बताए हैं। तो अजीर्ण के टाइप क्या है? आमम, विदग्धम, विष्ठब्बम, कफ पित्त अनिलेश्च त्रिभी, अजीर्णम केश्चित इंचति चतुर्था रस शेषतः। तो देखिए यहाँ यदि देखा जाए ना तो अजीर्ण के टाइप देखा जाए तो चरक और सुश्रुत ने कितने माने हैं? 4 टाइप के ही माने हैं ये जो हैं, परंतु जो माधव है ना वो 6 टाइप के मानते हैं। 2 टाइप अभी नीचे दिए जाएगा। तो देखिए इस श्लोक में क्या बोला गया है? आम विदग्ध विष्ठब्बम, मतलब कफ पित्त वात के प्रकोप से आम, विष्ठब और विदग्ध नामक अजीर्ण होते हैं। तो ये कफ पित्त और वात के प्रकोप से क्या हो जाएंगे? आम किसके कारण होगा? कफ, विदग्ध होगा पित्त के कारण, विष्ठब्ध होगा वात के कारण। ये क्रमशः अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। चौथा जो है वो कौन सा अजीर्ण होता है? रस शेषा अजीर्ण पाया गया है। देखिए अगले ही श्लोक में उन्होंने 2 एक्स्ट्रा बताए हैं जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। अजीर्णम पंचम केश्चित निर्दोष दिन पाकीचा, और जो निर्दोष दिन भर में, जैसे आज सुबह खाया तो शाम को दूसरे दिन पचेगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं? दिन पाकी अजीर्ण करके 5वां बताया है। वंदंती षष्ठम च अजीर्णम प्राकृत प्रतिवाश्रम। तो इसमें क्या बोला है? प्राकृत अजीर्ण, और इसके अतिरिक्त प्रतिदिन होने वाले अजीर्ण को क्या बोलते हैं?
अजीर्ण बोला जाता है। ठीक है, यदि मॉडर्न में देखा जाए तो अजीर्ण जो रहता है, अजीर्ण को किससे कोरिलेट किया गया है ना, हम लोग जो है यहाँ जो माधव निदान है वो मॉडर्न कोरिलेशन के साथ ही पढ़ते चले आ रहे हैं ना। तो अजीर्ण को किससे कोरिलेट किया है, डिस्पेप्सिया से कर सकते हैं। ठीक है, GERD से कर सकते हैं, है ना, GERD सॉरी ना, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, ये बहुत आजकल बहुत कॉमन है ना। GERD आप देखिए हर दूसरा इंसान बोलता है मुझे GERD है, GERD है। डिस्पेप्सिया क्या होता है ना, थोड़ा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो डिस्पेप्सिया जो होता है ना, यदि इसकी डेफिनेशन बोली जाए तो ये क्या है, इट इज़ अ सेंसेशन ऑफ द पेन और डिस्कम्फर्ट इन अपर एब्डोमन। ठीक है, सेंसेशन ऑफ पेन और डिस्कम्फर्ट कहाँ, अपर एब्डोमन में। ठीक है, और ये इसका एक मेन सिम्टम होता है कि रिकरेंट होता है ना, बार बार होता है जिसको भी होता है। और इसको मेनली कई लोग इंडाइजेशन भी बोलते हैं, बर्निंग सेंसेशन बोलते हैं ना। कॉमन कॉज क्या हो जाएंगे, यदि कॉज देखा जाए तो क्या होता है, CA कैंसर वालों को, जिसको भी ईसोफेजियल गैस्ट्रिक कैंसर होता है उसको ये देखा जाता है। कोरोनरी इस्चीमिया, ठीक है, डायबिटीज़ होना, कोई वायरल इलनेस होना या कोई सर्टन ड्रग्स के कारण। ठीक है, प्रेगनेंसी जैसे ईस्ट्रोजन वगैरह खाते हैं अपन, प्रेगनेंसी में भी कई बार ये बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ईसोफेजियल स्पाज्म के कारण, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ के कारण, और पेप्टिक अल्सर डिसीज़, है ना, ये इसके कॉज होते हैं। अब एक और डिस्पेसिया होता है जिसको बोलते हैं फंक्शनल डिस्पेसिया, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिस्पेप्सिया। तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया क्या होता है, इट इज़ ए डिफाइन ऑफ अ डिस्पेप्सिस सिम्टम इन अ पेशेंट हु हैज़ नो अबनॉर्मलिटी ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन और अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एंड अनर इवेल्यूएशन। मतलब उसको कोई भी अबनॉर्मलिटीज़ नहीं दिखेगी कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन में, या जो भी हम एंडोस्कोपी वगैरह करवाएंगे उसमें सब नॉर्मल है तो भी उसको होता है। तो इस टाइप ये सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं इस समय वो फंक्शनल डिस्पेप्सिया के आते हैं। आप भी जब क्लिनिक पे बैठेंगे, इंटर्नशिप करेंगे तो आपको ये पेशेंट बहुत दिखेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया सिम्टम है डिस्पेप्सिया के, पर कोई फिजिकल या कोई उसके रिपोर्ट्स में, इमेजिन में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। तो यहाँ जो है ये क्या बताए गए हैं, निदान, है ना। इस श्लोक में क्या बताए गए हैं, अजीर्ण के निदान। अभी अजीर्ण ही पढ़ रहे हैं, अजीर्ण के निदान यहाँ से बताए गए हैं। तो पहला निदान क्या है, अत्य अम्बुपान, बहुत MP, ड्रिंकिंग मोर क्वांटिटी ऑफ द वाटर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग क्या होते हैं, हीरोइंस को देख के या रील्स देख देख के बहुत पानी पीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं। तो पानी पीने के कारण क्या होता है, भूख नहीं हो पाती, एसिड रिफ्लेक्स बढ़ जाते हैं। अत्य अम्बुपान, इसलिए जो फंक्शनल डिस्पेप्सिया है उसका एक कारण ये है। तो आपके पास जब भी पेशेंट आए तो आप एक बार उससे कंफर्म करिए, है ना, कि आप बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं पी रहे हैं। विस्मासन, ठीक है, संधारण, वेग धारण से। स्वप्न विपर्य, दिन में सोने से और रात्रि में जागने से। मोबाइल भी इसका एक कारण है ना, इंसान दोपहर में सोता है, रात भर फ़ोन चलाता है। काले वापी सम्यक लघु चापी भुक्त अन्नम ना पाकम भज्यते नरस्य, मतलब जब रात्रि में सोएगा, रात्रि में जागेगा और दिन में सोएगा तो समय पर किया हुआ सात्म और लघु भोजन भी क्या होता है, पच नहीं पाता। ईर्ष्या बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, भय, क्रोध, परिलुप्तेन, है ना, मनो परिलुप्तेन, लुब्धेन, रुग्ण देन अपि निपीड़ितेन, मतलब मनोग्लानि या दीनता से युक्त होना, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं ना। प्रद्वेष युक्तेन, अन्न से द्वेष हो जाना। च सेव्य मानम अन्यम, अन्न से क्या हो जाना, जो अन्न सेवन कर रहे हैं उससे द्वेष हो जाना, जैसे हॉस्टल के खाने से कई बार हो जाता है ना। सम्यक परिपाक, और जब वैसे ही अपन खाना खाते हैं तो वो अन्न का सही से परिपाक नहीं हो पाता है। तो ये जो है निदान बहुत स्पेसिफिक निदान है, इसलिए जब भी आए तो प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ें और लिख के आओ, यही है निदान। देखिए मैंने आपको बता दिया फंक्शनल डिस्पेप्सिया के बहुत सारे कारण और आपको यही मिल गए, है ना। फ़ोन एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। मात्राया
अप्य अभ्यहतम पथ्यम च अन्यम न जीर्यति चिंता शोक भय क्रोध दुख सय्या प्रजाग्रय। चिंता शोक भय क्रोध और असुख का सय्या के कारण रात्रि जागरण करने से, ठीक है, ये जो स्पेसिफिक कुछ कारण है, इनके कारण मात्रा में खाया हुआ भोजन भी नहीं पचता है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ मात्रावत खाना खा रहे हैं, तो वो भी नहीं पच रहा है। क्यों? क्योंकि आप रात में फ़ोन चला रहे हो, आप चिंता कर रहे हो, ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, अपने एग्ज़ाम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत चिंताएँ हैं ना, भय है ना, क्रोध है, तो ये सब कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तत्र आमे गुरुतो उत्क्लेद सोथो गंड आक्षी कूटदः उद्गारश्च यथा भुक्तम आविग्ध प्रवर्तते। तो ये जो क्या है, ये आमाजीर्ण का लक्षण बताया है कि आमाजीर्ण के कारण क्या होता है, शरीर में गुरुता होगी, ठीक है, उत्क्लेश होगा, कोपल गंड प्रदेश, अक्षी कूटों में क्या होगा, सोथ होगा, ठीक है, और भोजन के अनुसार अम्लता रहित अविदग्ध क्या जाएंगी, डकार आएंगी। कैसी आएंगी, आमा में अविदग्ध डकार आएंगी। ठीक है, अब ये वाला किसका लक्षण है, विदग्धाजीर्ण। विदग्धाजीर्ण किसके कारण हो रहा था, पित्त के कारण। दग्ध से याद रखना, पित्त जलाता है, ठीक है, इससे आपको रिलेट करके याद कर सकते हो। विदग्धा भ्रम तृष्णा मूर्छा पित्त विविधा रुचा, विभिन्न पित्तज विकार होंगे। उद्गार सधूम अम्ल, बहुत आईएमपी, इसमें क्या होगी, पित्तज में जो उद्गार आएगी उसमें ऐसा लगेगा जैसे मुंह में से धुआं निकल रहा हो या बहुत जलन होती है, स्वेद होता है और दाह होती है। नेक्स्ट कौन सा जीर्ण बताया गया था, विष्ठब्दा जीर्ण। ये किसके कारण हो रहा था, वात के कारण हो रहा था। तो देखो, सूल होगा, वात है तो अध्यमानम, विविधा वात वेदना, मल वात की अप्रवृत्ति हो जाना, ठीक है, रुक जाएगा क्योंकि अपान वायु का सही से संचार नहीं हो रहा है। स्तब्धता मोह अंग पीड़नम, ठीक है, अंगों में पीड़ा होगी, स्तब्धता होगी और मूर्छा होगी। अब रससेसा जीर्ण का देखिए, रससेसा जीर्ण में क्या हो जाता है, रससेसा जीर्ण के लक्षण हो जाएंगे अन्य विद्वेष, हृदय अशुद्धि गौरवे, मूर्छा प्रलापो बंधु, प्रसेक सदनम भ्रमा, उपद्रव्या भवनत्य, मरणम चाहते। बहुत 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 आईएमपी। कि रससेसा जीर्ण में क्या बताया है कि रससेसा जीर्ण में हृदय की अशुद्धि और गौरवता हो जाता है। और ये जो है, ये क्या बताए गए हैं, अजीर्ण के उपद्रव्य बताए गए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजीर्ण का उपद्रव्य मरण है कि नहीं, अजीर्ण के उपद्रव निम्न में से क्या नहीं है, तो मूर्छा दे देंगे, प्रलाप दे देंगे, मरण दे देंगे और उद्गार दे देंगे, है ना। तो मरण जो है वो अजीर्ण का एक उपद्रव्य बताया है, अजीर्ण से इंसान मर भी सकता है। तो मूर्छा, प्रलाप, वमन, मुंह से पानी छूटना, अंगसात, भ्रम, ये अजीर्ण के उपद्रव्य हैं। इसके अलावा मरणम चापी, ठीक है, मरण भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ उन्होंने जनरल कोटेशन दी गई है कि अनात्मवंतः पशु भुज्यते ये अप्रमाणतः रोगनिकश्चित्ते मूलम अजीर्णम प्राग उद्वंती ही। तो ये क्या बोला है कि जो असंयमी पुरुष पशुवत दिन भर खाते रहते हैं बिना प्रमाण के, वह रोगों के समूह का मूल किसको पता है, अजीर्ण को उत्पन्न करते हैं। ये एक इन्होंने जनरल कोटेशन यहाँ दे दी है। ठीक है, अब अगला श्लोक देखिए, अजीर्ण आमम विष्ठब्धम विदग्धम चा यदीरितम विसूचिका अलसतो तद भवे चापी विलंबिका। मतलब उक्त आम विदग्ध विष्ठब्दा जीर्ण से विसूचिका अलसा को विलंबिका की उत्पत्ति होती है। और ये किसका है, ये सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया है कि विसूचिका विलंबिका किसने बताई है, तो विसूचिका विलंबिका सुश्रुत उत्तर स्थान 53 चैप्टर में बताई गई है। और उन्होंने उसकी उत्पत्ति किससे मानी है, जो अजीर्ण है ना, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विदस्तब्धा जीर्ण से ही विसूचिका अलसा की उत्पत्ति मानी है। ठीक है, तो देखिए अगला जो आएगा, है ना, अपन ने अग्निमांद्य पढ़ लिया है, अजीर्ण पढ़ लिया है। अब क्या है, विसूचिका। विसूचिका किसने बोला है, सुश्रुत ने बताया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, तो देखिए विसूचिका को किससे कोरिलेट किया है, विसूचिका को कोरिलेट किया है गैस्ट्रो एंट्राइटिस से। ठीक है, तो सूचे
सूचिभिरिव गात्राणि तुदनं संतिष्ठते अनिलः यत्र अजीर्णो सा वेद्ये विसूचिका निगद्यते। मतलब जिस रोग में अजीर्ण से प्रकोपित हुई वायु, ठीक है, यत्र अजीर्णे सा विद्यते, अजीर्ण से प्रकोपित हुई वायु अंगों में सुई जैसे चुभन उत्पन्न करती है। सूचिरिव गात्राणि तुदनम, जो अंगों में सुई चुभने जैसे, उसको क्या बोलते हैं? विसूचिका। उसको वेद्य क्या बोलते हैं? विसूचिका बोलते हैं। तो ये विसूचिका की डेफिनेशन इन्होंने यहाँ बताई है, ठीक है। ना ताम परिमित आहारम लभ्यते विधिका, ये एक बार क्वेश्चन आया कि किसके बारे में बोला गया है, तो जो परिमित आहार करके याद कर लीजिएगा, ये विसूचिका के लिए आया है, ठीक है, कि जो आयुर्वेद का ज्ञाता और परिमित आहार करने वाले पुरुष इस रोग से पीड़ित नहीं होते हैं। जो परिमित आहार करते हैं और जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं वो इस रोग से पीड़ित नहीं होते, परंतु मूर्ख और अजीर्णमानो, मतलब जो लोभी, भोजन के लोभी असंयमी पुरुष हैं, उनको विसूचिका रोग होता है, ठीक है। विसूचिका के लक्षण देख लीजिए। विसूचिका के लक्षण क्या बताए गए हैं? मूर्छा, अतिसार, वमथु, पिपासा, सूल, भ्रम, द्वेष्टन, जृंभा, दहा, विवर्णता इंपॉर्टेंट है, कंपन, हृदय रुजा भवंती, तस्य सिरा भेदा, ठीक है, सिर में सिरासूल होना। तो ये किसके लक्षण बताए हैं? विसूचिका के। और ये किसने बताए हैं? सुश्रुत उत्तर स्थान में ही बताए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका अल्सक। पर हम पहले विसूचिका को किससे कोरिलेट किया था? मैंने पहले ही बता दिया था, गैस्ट्रोएंट्राइटिस से, है ना। तो थोड़ा गैस्ट्रोएंट्राइटिस के बारे में हम जान लेते हैं। विसूचिका may be correlated with the gastroenteritis. Gastroenteritis is a inflammation of the lining of stomach and large and small intestine, ठीक है। जो अपना पूरा स्टमक है और जो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी लाइनिंग में यदि इन्फ्लामेशन हो जाए पूरे में, तो ये क्या हो जाएगा? गैस्ट्रोएंट्राइटिस कहलाता है, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ केसेस में इन्फेक्शन के कारण होता है ना। कुछ फूड पॉइजन वगैरह हो गई हो, है ना। कई बार वाटर बॉर्न डिसीज़ के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी होता है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स के कारण ना, रोटा वायरस के कारण होता है, साल्मोना का टाइफाइड के कारण होता है। तो ये इन्फेक्शनस होता है और ट्रीटेबल होता है ना। मोस्ट कॉमन पैरासाइटिक गैस्ट्रोएंट्राइटिस जियार्डिया, ठीक है। जियार्डिया मोस्ट कॉमन पैरासाइट होता है जो गैस्ट्रोएंट्राइटिस करता है ना। फूड पॉइजनिंग भी इसको बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अपन क्या है? नेक्स्ट है अल्सक। अल्सक को किससे कोरिलेट किया है? अल्सक को कोरिलेट किया है पैराइटिक इलियस से। देखिए, मैं मॉडर्न कोरिलेशन इसलिए बताऊँ, जब आपके पास पेशेंट आएंगे ना, तो वो आजकल पेशेंट को पता रहता है उन्हें क्या बीमारी है। वो आके बोलेंगे आपको गैस्ट्रोएंट्राइटिस है, तो आपको आयुर्वेद में किसके अनुसार इलाज करना है? विसूचिका के अनुसार। यदि वो आपको आके बोले कि हमें GERD है, तो आपको किसके अनुसार इलाज करना है? अजीर्ण के अनुसार। यदि वो आपको बोले हमें पैराइटिक इलियस हो गया है, तो आपको किसके अनुसार इलाज करना है? अल्सक के अनुसार। तो कोरिलेशन इसलिए और पढ़ना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आनहा का, अल्सक का, सॉरी, अल्सक क्या बोल रहा है? कुक्षिर आहनते अत्य अर्थम प्रताम्यते परिकूज्यते निरुद्धो मारुतश्च चेव कुक्षा ऊपरी धाव्यति वात वर्चो निरोधश्च यस्य अत्य अर्था वेदपि तस्य अल्सक कमा चेस्ते तृष्णो उद्गार चा यश्यतु। तो देखिए, जिस रोग में कुक्षी अत्यधिक फूल जाती है, कुक्षे आनहा, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? कुक्षी फूल जाती है। विसूचिका में क्या हो रहा था? बहुत दर्द हो रहा था, आप ये याद रखिएगा, है ना। बहुत दर्द हो रहा था, इसमें फूल जाता, दर्द नहीं हो रहा, पेट फूल रहा है उसका, इतना फैल जाता है कि रोगी मूर्छित हो जाता है, ठीक है। बोल रहा है मेरे बहुत पेट फूल रहा है ना। रुका हुआ वायु हृदय और कंठ में घूमता है, निरुद्ध तो माध्यम, हृदय कंठ में घूमता है, उसकी अधोवायु और मल सभी निरोध हो जाते हैं, अवरोध हो जाता है। जिस रोग में प्यास और डकारें बहुत अधिक आती है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? प्यास, तृष्णा उद्गारो यश, बहुत अधिक प्यास लगेगी और डकार आएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्सक रोग बोलेंगे, है ना। अब पैराइटिक इलियस के बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। अल्सक आई थिंक आपको समझ आ गया। इसमें सब आलसी जैसे पड़े रहेंगे, है ना। इसको कोरिलेट किया है अपन ने पैरालाइटिक इलियस।
टेम्प्ररी अरेस्ट ऑफ इंटेस्टाइनल पैरालिसिस, है ना, जो अपनी इंटेस्टाइन मूवमेंट है उनका टेम्प्ररी अरेस्ट हो जाना, मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाना, क्या हो जाता है, पैराइटिक इलियस कहलाता है। मोस्ट कॉमनली आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, क्योंकि जीए में जब सर्जरी होती है तो मूवमेंट रुक जाती है, तो उसके बाद भी कुछ समय तक नहीं आ पाती है ना, तो एब्डोमिनल सर्जरी के कारण हो जाता है ना। कई बार इसके सिम्टम क्या हो जाएंगे, सिम्टम क्या होते हैं पैराइटिक इलियस के, वॉमिटिंग होगी, नोजिया होगी, क्योंकि पेट फूला रहेगा ना तो वो निकालने की कोशिश करता है ऊपर से, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एक्सरे से ऑफकोर्स, है ना, और क्लिनिकल जो भी उसके सिम्टम रहेंगे उससे। ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाएगा, है ना, यदि ज़्यादा है तो राइल्स ट्यूब डाल दो, ठीक है, और आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है, विलंबिका। विलंबिका भी सुश्रुत ने ही बताया है। दुष्टम तो भुक्तम कफ मारुतम, विलंबिका किसके कारण होती है, वात के कारण और कफ के कारण, इसी में है इसका आंसर, ठीक है। विलंबिका किस रोग के कारण होती है, भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वात के कारण और कफ के कारण। प्रवते न ऊर्ध्व अधश्च यश्च विलंबिता ताम भ्रसम दुष्चिकित्सात्मते शस्त्र विदा पुराणः यत्रस्य आमं विरुज्यतेव देशम विशेषेण विकार जयते दोषेण येन अवतः शरीरम तत्लक्षणे आम समुद्भवा। देखो, जिस रोग में वात और कफ के कारण अन्य ऊपर या नीचे किसी भी मार्ग से नहीं निकल रहा, देखो अल्सर में वॉमिटिंग हो रही है पर विलंबिका में वॉमिटिंग भी नहीं हो रही है ना, कफ और वात के कारण पूरा रुक गया है, ना ऊपर ना नीचे कहीं से नहीं निकल रहा है, इस कष्ट साध्य और असाध्य व्याधि को क्या बोला है, विलंबिका नाम दिया गया है। विलंबिता दुष्चिकित्सते, बहुत आईएमपी, दुष्चिकित्स कौन सी व्याधि बताई है, विलंबिका बताई है, ठीक है। अब विलंबिका को कोरिलेट किससे करा जाता है, विलंबिका को कोरिलेट किया जाता है ब्लॉक इंटेस्टाइन से, या इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये भी बहुत कॉमन है ना, जो फॉरिजन बॉडी के कारण, या कई बार यदि कुछ खा लिया है तो वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्टक हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। जीआई ऑब्स्ट्रक्शन जो कैंसर पेशेंट हैं उन लोगों को भी बहुत बार होता है ना। मेनली इसके कॉज होते हैं ट्विस्टिंग हो जाना, है ना, जो अपनी आंतें होती है उसकी ट्विस्टिंग हो जाना, स्कार बन जाना, ट्यूमर होना कुछ, इसके कारण भी जीआई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और इस सर्जरी के कारण ही से ही सही होता है। देखो दुष्चिकित्स तो आचार्यों ने भी बोला है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, यत्र आमं विरुज्यते तेव देशम विशेषेण विकार जाते दोषेण येन अवतः शरीरम तत्लक्षणे आम, ये किसके बारे में बताया गया है, आम के बारे में। तो आम की डेफिनेशन यहाँ बताई गई है, रोल ऑफ द आम इन कॉजेज डिसीज, है ना, ये बोला गया है कि देखो क्या बोल रहे हैं कि आम जो रहता है शरीर के जिस भाग में अवस्थित होता है उस भाग को शरीर से व्याप्त विशिष्ट दोष तथा आम के लक्षणों से युक्त विविध विकारों को पीड़ित करता है ना, जिस भी जगह रहेगा वहाँ के विकारों को वो दूषित करेगा। तो ये रोल ऑफ द आम बताया है। नेक्स्ट पे आया है स्याव दंत ओष्ठ अल्प संघ, ये क्या बताया गया है, ये जो बताया गया है ना, ये बताया गया है विसूचिका और अल्सक के असाध्य लक्षण, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि विसूचिका और अल्सक में यदि दांत ओठ सभी नीले पड़ गए हों, ठीक है, अल्प संज्ञा उसमें बेहोशी आ गई हो, वमन निरंतर हो रहा हो, नेत्र अंदर घस, डिहाइड्रेशन की सीवियर कंडीशन हो गई हो, शाम स्वर हो गया हो, ठीक है, संधि बंधन शिथिल पड़ गए हो, तो उसको क्या समझना चाहिए, मरणासन समझना चाहिए, जो अपना डिहाइड्रेशन का, सीवियर डिहाइड्रेशन का उन्होंने बताया गया है, ठीक है। ये किसका लक्षण बताया गया है, जीर्ण आहार का। जीर्ण आहार का लक्षण क्या बताया गया है, उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगो उत्सर्ग यथोचिका लघुता क्षुत पिपासा च जीर्णाहास्य लक्षणम, शुद्ध डकार का आना, उत्साह हो जाना, यथोचित मलमूत्र की प्रवृत्ति होना, शरीर एवं कोष्ठ में हल्कापन होना, भूख प्यास का लगना, ये सब जीर्ण आहार के लक्षण बताए हैं। ये विसूचिका के उपद्रव्य बताए हैं।
ठीक है। वो विसूचिका के असाध्य लक्षण थे और ये विसूचिका के क्या है, उपद्रव्य बताए हैं। विसूचिका के उपद्रव्य क्या बोल रहे हैं, ये निद्रा नाशो आरति, निद्रा नाश होना, आरकी होना, कंपन्य होना, मूत्राघात होना, विसंगता हो जाना, ये 5 दारुण विसूचिका के उपद्रव्य होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विसूचिका के कितने उपद्रव्य होते हैं, तो याद रखिएगा 5, निद्रानाश, आरति, कंपन्य, मूत्रघात और विसंगता। ठीक है, स्पेसिफिक है, इसमें कुछ भी नया मन से नहीं जोड़ना है। प्रायेण आहार वैषम्य अजीर्णम जायते नराम, प्रायः आहार की विषमता से ही मनुष्यों को अजीर्ण होता है, यहाँ ये बोल रहे हैं। तन मूलो लोग संघात, और यही क्या होता है, बहुत सारे रोग समूह का मूल भी क्या बताया गया है, अजीर्ण बताया गया है। ग्लानि गौरव विष्ठम्भ भ्रम मारुत मूढ़ता विबंधो च प्रवृत्तिनाम सामान्य अजीर्ण लक्षणम। तो ग्लानि होना, शरीर में गौरवता हो जाना, विष्ठम्भ हो जाना, भ्रम होना, वायु की मूढ़ता होना या मल की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति होना, ये सब क्या होते हैं, अजीर्ण के सामान्य लक्षण बताए गए हैं। तो यहाँ हमने अजीर्ण हमारा कंप्लीट होता है ना। तो हमने 3-4 डिसीज़ और ले ली जो इनसे कोरिलेशन बैठता है। तो देखिए एक इन्होंने ना मॉडर्न के अनुसार हम देख लेते हैं कि साइन ऑफ हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। सबसे पहला साइन हो जाएगा रेगुलर वॉल मोशन ना। रेगुलर यदि इंसान सुबह की सुबह मोशन जा रहा है तो क्या है, एक हेल्थी साइन है। स्टूल अपीयरेंस कैसा होता है ना, स्टूल अपीयरेंस मीडियम ब्राउन रंग का होना चाहिए, इजी टू फ्लश होना चाहिए, नॉन स्टिक होना चाहिए। ठीक है, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड के पार्टिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ गैसेस, ठीक है, वर्प आनी चाहिए है ना। गैस नॉर्मल आदमी 14 से 23 बार गैस पास करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बोल रहा है कि हमें गैस पास नहीं होती, तो ये भी एक प्रकार का उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्थी नहीं है ना। यदि हो रहा है तो है। लैक ऑफ द डाइजेस्टिव सिम्टम है ना, डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, रेगुलर ब्लोटिंग नहीं होना चाहिए, नोजिया नहीं होना चाहिए, कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उसको नहीं होना चाहिए। ओवर और गुड हेल्थ है ना, स्किन अच्छी होनी चाहिए है ना, स्ट्रॉन्ग हेयर होना चाहिए, नेल्स अच्छे होना चाहिए, एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी लेवल अच्छा होना। तो ये जो सिम्टम होते हैं ये क्या होते हैं, साइन ऑफ द हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम। आपसे कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है या वाइवा में पूछ लिया जाता है, तो वहाँ हम लोग ये सब ध्यान, ये आप कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं तो ये आप बोल पाते हो है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ है ना। थैंक यू।